बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में हमने ना जो मेन थे ना फ्रैक्चर्स और क्लिनिकल अपर लिम्ब के वो डिस्कस किए। अभी मैं ना जो शोल्डर जॉइंट है ना और मुख्तलिफ जो है ना अपर लिम्ब के जॉइंट उसको जल्दी से डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि लास्ट वीडियो आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, आइडिया होगा। इंशाल्लाह ये पेपर में आपके काम आएगी। आज मुझसे लिखवा लें। डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। शोल्डर जॉइंट की सबसे पहले बात करें, हमने शोल्डर जॉइंट आई थिंक डिस्कस किया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन एक्रोमियोक्लेविकुलर मतलब चलो बता देता हूँ। ये स्कैपुला होता है, स्कैपुला के कोराकाइड प्रोसेस होता है, एक बड़े सारा जो होता है ना एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ से स्कैपुला क्लेविकल जा रही थी, क्लेविकल जाके जब इसके साथ मिलती है ना तो एक्रोमियोक्लेविकुलर ये वाला जॉइंट की बात कर रहा है वो। रिजल्ट फ्रॉम फ्रैक्चर ऑफ शोल्डर मतलब अगर कोई बाइक से गिरा है शोल्डर के ऊपर या किसी भी एक्सीडेंट के ऊपर तो वो एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी करवाएगा। अच्छा, आउटसाइड इट इज कॉल्ड शोल्डर सेपरेशन हो गया। एंड इम्पैक्ट टेकन बाय एक्रोमियल और फॉल्ट शोल्डर, इसको हम शोल्डर सेपरेशन कहते हैं। मतलब इस तरह लगता है जिस तरह शोल्डर जो है ना उससे सेपरेट हो गई। अगर ये जॉइंट टूट जाए क्योंकि इसने जो है ना मेन सपोर्ट किया हुआ है ना, अगर यही टूट गया तो शोल्डर सेपरेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है बिकॉज शोल्डर इज सेपरेटेड फ्रॉम क्लेविकल रैप्चर इज कोरेकोक्लेविकुलर। तो यहाँ पे जो है ना वो दो लिगामेंट होते हैं। अगर आपने क्लेविकल वाली वीडियो देखी है तो मैंने क्लेविकल को यूँ बनाया हुआ था ना, ठीक है। यहाँ पे थी सारे के सारे स्टर्नम थी और यहाँ पे लेटरल साइड और यहाँ पे ह्यूमरस थी, ठीक है। जो लेटरल साइड पे यहाँ पे जो लिगामेंट हमने पढ़ा था वो था कोरेकोक्लेविकुलर, जबकि मीडियल साइड पे था कॉस्टोक्लेविकुलर। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट मैंने बताया था उधर। अब यहाँ पे जो लेटरल साइड पे यहाँ पे जो है ना वो क्या था एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन इसका टूटा तो यहाँ से कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट भी टूट गया। वही कह रहा है रैप्चर ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर। शोल्डर जॉइंट इज मोर प्रोन टू डिसलोकेशन देन एनी अदर जॉइंट हो गया। सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन जो है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर वो शोल्डर जॉइंट की होती है, क्योंकि ये वीकेस्ट जो है, ज़्यादा मूवमेंट करता है लेकिन इसको इतनी वो सपोर्ट ही नहीं मिली हुई ड्यू टू लेक्सिटी ऑफ द कैप्सूल एंड डिसप्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस हो गया। दो ही वजह है, लेक्सिटी ज़्यादा इसकी और जो होता है ना वो डिसप्रोपोर्शनेट एरिया, मतलब उस तरह का वो एरिया नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक की कोई हिकमत होगी इसी के अंदर, लेकिन मोस्टली यही डैमेज होता है। डिसप्रोपोर्शनेट आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस एज सच वैसी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि ग्लीनाइड कैविटी भी इतनी गहरी नहीं होती और हेड ऑफ ह्यूमर कहीं किसी भी वक्त स्लिप कर सकता है। एनीवेज, डिसलोकेशन यूजली अकर व्हेन दी आर्म इज़ एबडक्टेड हो गया, मतलब जब हाथ को हम जिस्म से दूर लेके जाएंगे तभी ये डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन होगी। डिसलोकेशन एंटीरियर इन्फीरियरली, ये बात याद रखनी है यार, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ। एंटीरियर इन्फीरियर ये MCQ आता है। एंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन बिकॉज लेक ऑफ दी सीट्स हो गया। सीट्स अब क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये जो है ना रोटेटर कफ की बात कर रहा है, क्योंकि रोटेटर कफ एंटीरियर इन्फीरियर नहीं होते। सुप्रास्पाइनेटस यहाँ पे, इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ पे, टेरिस माइनर भी यहाँ पे, सबस्कैपुलरिस यहाँ पे, ठीक है। अब एंटीरियर इन्फीरियर वाली साइड जो है ना वो इसकी ना मोस्टली खाली होती है, मतलब यूँ जो नीचे वाली साइड पे आ रही है, ये तो थोड़ा सा बैक के ऊपर चला जाता है ना, ठीक है। एंटीरियर इन्फीरियर अगर आप शोल्डर जॉइंट को देखें ना डमी के ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि एंटीरियर इन्फीरियर कोई इसको लिगामेंट ऐसा सप्लाई नहीं कर रहा, टेंडन एज सॉरी। तो वो सिट की जो है ना लेग की वजह से जो है ना वो मोस्टली एंटीरियर इन्फीरियर डैमेज होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नेक है, यहाँ पे हमें पता है एक्सिलरी नर्व है, तो एक्सिलरी नर्व का डैमेज चुप करके हो जाना है। और एक्सिलरी नर्व के साथ आर्टरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो है ना वो हो जाएगी। दी मोस्ट ऑलवेज डिसलोकेशन इज प्राइमरली सब ग्लीनाइड हो गया। ऑलमोस्ट हमेशा जो है ना सब ग्लीनाइड, ये ग्लीनाइड कैविटी इसके अंदर जो है सब ग्लीनाइड जो है ना वो डिसलोकेशन हो जाती है। एंड आर्म इज़ अबडक्टेड एट 45 to 90 डिग्री टू ट्रीट इट हो गया। अब इसको जो है ना वो ट्रीट कैसे करना है, अक्सर कहते हैं ना वो जोड़ उतर गया है, तो वो पुराने जो है ना गांव में वो पहलवान के पास जाते हैं। पहलवान क्या करता है जनाब, एक यूँ पकड़ के ना यूँ ऊपर चढ़ा देता है जोड़। वो क्या करता है, यही बात करता है कि उसको ना सब ग्लीनाइड कैविटी के अंदर फिट कर देता है, थोड़ा सा सपोर्ट देता है और वो ऑलमोस्ट अपनी जगह पे आ जाती है। अब ये सर्जन भी करते हैं, ये जो होते हैं ना क्या उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो भी कर देती हैं, वो बल्कि अच्छा करती है पहलवानों से। अब जो है ना वो फिर क्या करते हैं, जब इस तरह जुड़ जाता है तो वो सर्जन 45 to 90 डिग्री के ऊपर एबडक्ट कर, आपने पता है वो गले के अंदर एक पट्टी सी बांध देते हैं और आर्म को कहते हैं आपने हिलाना नहीं, यहीं पे रखना, वो प्लस्तर सा एक किस्म का बांधा होता है। वही इसी की बात कर रहे हैं कि 45 से 90 डिग्री के ऊपर जो है ना वो उसे लगता है। अब शोल्डर टिप पेन, ये इंपॉर्टेंट है एक बात,
शोल्डर टिप पेन, ये हम अक्सर आया होता है। इरिटेशन ऑफ द डायाफ्राम, अच्छा ये जो है जनाब हमारा जो है ना डायाफ्राम जो हमें सांस लेने में मदद देता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में, ठीक है। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, ये लेस डोम लाइक हो जाता है और ये तकरीबन स्ट्रेट हो जाता है, लंग्स को कैपेसिटी मिल जाती है, नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर एयर आ जाती है। अच्छा, अब ऊपर से ये सारे का सारा उसका हेड है बंदे का, ठीक है, ये नेक और ये शोल्डर, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हमें पता है कि यहाँ से जो है ना C3 और C4 यहाँ से एक जो है ना वो नर्व सप्लाई जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व ने किसको करना है, डायाफ्राम को। ये बात अपने पल्लू से बांध लें, ठीक है। अब ये डायाफ्राम को फ्रेनिक नर्व करती है, लेकिन C3 और C4 जो है ना वहीं से एक और नर्व निकलती है जिसे हम कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, और वो क्लेविकल के ऊपर वाला जो एरिया ना वहाँ पे भी सप्लाई करती है। मतलब एक रीजन है, वहाँ से दो नर्व निकल रही हैं, ठीक है। अब अगर इसको डायाफ्राम के ऊपर कोई इरिटेशन हुई है, जैसे कि हमें हिचकी लग जाती है, तो हम वो डायाफ्राम ही बेसिकली होता है जो इरिटेशन की वजह से हमें हिपकप्स इसे हम कहते हैं, वो डायाफ्राम की इरिटेशन होती है जिसकी वजह से फ्रेनिक नर्व के अंदर जो है ना वो सेंसेशन जाती है। अब फ्रेनिक नर्व के अंदर सेंसेशन C3 और C4 के ऊपर जाएंगी, सेम वही सेंसेशन जो सुप्रा क्लेविकुलर के ऊपर जाएंगी। अब ये दो, इस सुप्रा क्लेविकुलर इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो शोल्डर के बिल्कुल ऊपर है, तो हम इसे कहते हैं शोल्डर टिप पेन। मतलब फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन डायाफ्राम की वजह से शोल्डर टिप पेन भी करती है, वही सेम है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इरिटेशन ऑफ डायाफ्राम फ्राम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी काज रेफर्ड पेन हो गया, वही बात है, ठीक है। शोल्डर हो गया, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रेनिक नर्व हो गया सप्लाइंग दी डायाफ्राम, सेम वही बात है, कोई इतनी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व भी वहीं से आती है, C3 और C4 स्पाइनल सेगमेंट से हम बता चुके हैं। शोल्डर जॉइंट इज मोस्टली कॉमनली अप्रोच सर्जिकली फ्राम फ्रंट हो गया, मतलब शोल्डर जॉइंट को देखना है ना हमने, सर्जन अगर देखता है तो फ्रंट वाली जगह से जो है ना उसको एग्जामिन करता है। हाउएवर एस्पायरेशन ऑफ नीडल इंट्रोड्यूस इंटीरियरली इंटी डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल, मतलब जहाँ पे पेक्टोरलिस और डेल्टॉइड मसल लग रहा है ना वहाँ पे एक ट्राइंगल सी बनी होती है, वहाँ से अप्रोच करता है सर्जन। क्लोजर टू द डेल्टाइड हो गया, लेटरली टू बिलो दी एक्रोमियन हो गया, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होता है ना या स्कैपुला का, इसके बिल्कुल नीचे डेल्टाइड मसल होता है, तो इसके साथ होता है डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर भी लगा होता है, इनके दरमियान एक ट्राइंगल बनती है, वहाँ पे जाके ना सर्जन मोस्टली अप्रोच करता है शोल्डर जॉइंट को। अब नेक्स्ट जो है फ्रोजन शोल्डर, ये भी एक ना क्लिनिकल बन के आया हुआ था, एक दफ़ा मैंने देखा है। अब हमें पता है कि शोल्डर जो होता है ना वो कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भी होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती हैं। अब अगर ये दो मेम्ब्रेन जो है ना जो बुढ़ापे के अंदर जो है ना वो फ्यूज़ हो जाती हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन एडहेरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल गए क्योंकि फ्लूइड कम हो गया। क्लिनिकली पेशेंट 40 to 60 है, वो वही बाबों की बात कर रहा है। कंप्लेन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन इन दी शोल्डर हो गया, मतलब जब ये दोनों फ्यूज़ कर गई हैं इनके दरमियान फ्रिक्शन आएगी तो हमें पेन होगी बाबों को, ठीक है। स्टिफनेस इन दी जॉइंट हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑल मूवमेंट, ये जवानी में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है बाबे हमें बदनाम है। अच्छा, ये अब इनके दरमियान फ्रिक्शन होगी तो वो बाबे क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन से डर से वो बाजू नहीं हिलाते। अब उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो जो मसल हैं जो वर्किंग कर रहे थे वो कहते हैं चलो भाई बाबे का काम ही ख़त्म हुआ, हमने अब क्या करना है, मसल शोर एट्रोपी हो गया, मतलब अपनी जो है ना वो डिसयूज एट्रोपी इसका एक है कि वो छोटे हो जाते हैं। अगर होता है ना जैसे एक्सरसाइज करती हैं, आप देख सकते हैं मेरे मसल ये, ठीक है, एक्सरसाइज कर करके बनाए हुए हैं। अगर मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँ, इन्हें बिल्कुल रेस्टलेस कर दूँ तो ये एट्रोपी हो जाएगी, मतलब इन्होंने फिर सुंगड़ जाना है। वही बात होती है जब उन्हें यूज़ ही नहीं करते बाबे तो वो एट्रोपी हो जाती है। डिजीज़ इज सेल्फ लिमिटिंग हो गया, मतलब वो खुद लिमिट करती हैं बाबे अपने। पेशेंट में रिकवर स्पॉन्टेनियस अबाउट 2 ईयर, मतलब 2 साल लगते हैं, और ये क्या होता है फिजियोथेरापी करवानी पड़ती है, मतलब मालिश जो होती है ना वो करवानी पड़ती है, फिजियोथेरापी। तो 2 साल तक लगातार, इसका टाइम पीरियड और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 साल तो कम से कम ना करवानी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का होता है एस्पायरेशन इज डन पोस्टीरियरली हो गया। अब इस जॉइंट की बात कर रहा है एल्बो की, ये वाला जो एल्बो सारे का सारा जो है ना जॉइंट, एस्पायरेशन वो कह रहा है पोस्टीरियरली। आप ये मेरे देख रहे हैं कट, ये तो वैसे ही चोट का है, लड़ाइयाँ कर करके मैंने एनीवेज यहाँ से जो है ना वो कह रहा है एस्पायरेशन करवाते हैं, मेरे कट से याद रखिएगा। डन पोस्टीरियर साइड ऑफ ओलिकन बिकॉज कैप्सूल इज़ वीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई बड़ा मसल नहीं है और बड़ी नर्व इतनी ज़्यादा नहीं है। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ होगी, मेरे कट से बाजू वाले कट से याद रखें। फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस हो गया। अब ये ट्राइंगुलर रिलेशन बिटवीन दी ओलिकन एंड टू ह्यूमरल, ये देखें जो एक ट्राइंगुलर रिलेशनशिप है ना ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इनके दरमियान जो है ना वो कनेक्शन टूट जाएगा। सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द रेडियस, मतलब पुल्ड एल्बो,
अब क्या होता है जनाब, जो अमूमन होते हैं ना दादे, ये नाने, या फिर जो है ना बड़े प्यार वाले चाचे ताए, जिन्हें बेचारों को इतना इल्म नहीं होता, वो क्या करते हैं बच्चे के हाथों से पकड़ के ना छोटे बच्चे को यूँ यूँ खींचते हैं, वो भी हंसता है, फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देता है और अपने बाजू पकड़ के बैठ जाता है। क्या होता है? पुल्ड एल्बो होती है सर जी। अब पुल्ड एल्बो में क्या होता है कि वो बच्चे का जो है ना, हमने रेडियस और अल्ना के ऊपर पढ़ा है कि ऊपर से ह्यूमरस आती है, नीचे होती है रेडियस, यहाँ पे होती है अल्ना सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे होता है कि एनुलर लिगामेंट जो हेड ऑफ रेडियस को जोड़ के रखता है, वो क्या होता है, बच्चे के बाजू अगर मरोड़ के वो खींचते हैं ना प्रोनेटेड फॉर्म में, मतलब यूँ बाजू सीधा, यूँ प्रोनेटेड फॉर्म में बच्चे के बाजू होते हैं ना, और फिर वो खींचते हैं ना लोग, तो वही क्या आता है, रेडियस जो है स्लिप आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट। ये जो एनुलर लिगामेंट मैंने बनाया ना, यहाँ से जो हेड ऑफ द रेडियस स्लिप कर जाता है, ये मतलब ये एनुलर लिगामेंट टूट जाता है। बच्चे का इतना बेचारे का वजन होता है, छोटे से बाजू होते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेगा, तो वो पुल डालो। अच्छा, इसका दूसरा नाम कभी कभी आता है नर्स मेड नी, नर्स मेड नी कह रहा हूँ यार, वो हाउस मेड नहीं, नर्स मेड जो है ना एल्बो, हाउस मेड नी तो ये नीचे होती है, टांगों में होती है ना। अब टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिस एल्बो क्या होता है, अगर आपने कभी टेनिस खेली हो ना, एक मिनट यार, ये सपोज़ कि ये मेरे पास है रैकेट है, ठीक है। टेनिस में क्या करते हैं, यूँ यूँ देखें, ठीक है, यहाँ से जो है ना वो बॉल आती है, तो वो यूँ मारते हैं, यूँ करके मारते हैं ना, मतलब ये प्रोनेटेड है, ये सुपीनेटेड फॉर्म है, ये प्रोनेटेड फॉर्म है। प्रोनेटेड फॉर्म में जो है ना वो यूँ करके मारते हैं गेंद को, तो वो मतलब ये जो ना लेटरल कंपार्टमेंट मसल ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जब वो काफ़ी देर तक हैवी गेम लगाएंगे तो क्या होगा, लेटरल कंपार्टमेंट में जो है ना वो टेंडरनेस आ जाएगी, ये पेनफुल, ये एक मिनट, ओके, ये जो है ना लेटरल कंपार्टमेंट, ये मसल आपको मेरा दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसके अंदर टेंडरनेस आ जाएगी, ये थोड़े से वीक हो जाते हैं, ये अपनी जो है ना वो जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ से थोड़ा सा वीकनेस फील करते हैं। एब्रप्ट प्रोनेशन मतलब अचानक वो गेंद तेज़ी से आ रही थी, वो एब्रप्ट प्रोनेशन करती हैं, लीड टू पेन एंड टेंडरनेस ओवर द लेटरल एपिकोंडाइल। ये था मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल हो गया। एब्रप्ट प्रोनेशन की और यूँ हैवी जोर लगाया, तो ये वाला जो है ना लेटरल एपिकोंडाइल वाला एरिया हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट होगा। टेयरिंग ऑफ द फाइबर ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवस, एक्सटेंसर मसल मोस्टली होते हैं ना, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवस जो है ना, आपने याद रखना है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना गोल्फर एल्बो। अच्छा, अगर आपने गोल्फ खेली है ना, जो दुनिया की एक महंगी गेमों में से एक है, बड़े मज़े की गेम है, तो उसके अंदर क्या होता है, गोल्फ के अंदर जो है ना वो एक वो स्टिक होती है, वो यूँ करके मारते हैं, ठीक है, ज़ोर के साथ, और कितनी दूर भाग जाती है वो यही होता है ना। लेकिन टेनिस के अंदर लेटरल आपने याद रखना है, जबकि गोल्फर के अंदर जो है ना वो मीडियल कोंडाइल की तरफ देखना है। इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, ट्रॉमा, मीडियल कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ओके हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो मीडियल कोंडाइल पे ज़्यादा जोर लगता है। कॉमन फ्लेक्सर, अब मीडियल कोंडाइल में अगर आपने ह्यूमरस वाली वीडियो देखी है तो मैंने बताया था लेटरल बाय एक्सटेंसर का कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होती है, मीडियल एपिकोंडाइल पे कॉमन फ्लेक्सर होती है। वही कॉमन फ्लेक्सर की बात कर रहा है, अगर मैं राइट एल्बो को दिखा रहा हूँ ना, कॉमन फ्लेक्सर जो है ना उनके ऊपर टेंडरनेस हो जाती है, वही कहता है कि इरिटेशन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, ट्रॉमा होता है, इंजरी वगैरह हो जाती है। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो है ना वो इन्फ्लेम्ड एरिया में इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टीरॉयडल इंजेक्शन है जो जल्दी हीलिंग करवा देगा और वो बंदा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो है माइनर एल्बो या स्टूडेंट एल्बो। अच्छा, जो माइन में काम करते हैं ना वो मोस्टली वो यूँ अपने बाजू रख के बैठे होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट है ना वो डेस्क के ऊपर अपने यूँ बाजू रख के ना मोड़ के बैठा हुआ होता है। और क्या होता है, इसका 3 नाम है, माइनर, स्टूडेंट या डार्ट थ्रोअर एल्बो, ठीक है। ये डार्ट थ्रोअर जैसे कोई गेम वगैरह इसके अंदर होता है। सबक्यूटेनियस ओलिक्रेनॉन बर्साइटस होता है, मतलब ये जो ओलिक्रेन आपको नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे एक बरसा छोटा सा होता है, ठीक है। वही बरसा जो है ना वो उसके ऊपर बार बार प्रेशर बढ़ता तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं माइनर एल्बो। वो स्टूडेंट की प्रोमिनेंट माइनर एल्बो हो जाती हैं। उसके बाद है जनाब क्यूबिटस वेल्गस और क्यूबिटस बेरस। अगर आपने किसी आर्मी का मेडिकल दिया हो ना, आपको अच्छी तरह पता होगा वहाँ पे क्या करते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ना ये आर्मी के ऊपर भी ना, आर्मी के टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे मुझे, बहुत हेल्पफुल होगी। और इंशाल्लाह ना अपना सारा एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड था, मैं कहीं से भी फेल नहीं हुआ था, तो आपको साथ सारा शेयर करूँगा नॉलेज। अब वो क्या करते हैं कि मेडिकल में ना और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाली नहीं है, मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो क्या करते हैं, अपने दोनों बाजू को कहते हैं कि अपने सीधे करो,
ठीक है। अगर आपके बाजू में या जो एंगल है ना वो चेक करते हैं, एक दो कंडीशन होती हैं, या तो वो एंगल कम हुआ होता है या फिर वो एंगल ज़्यादा होता है। पहले आप समझ लें कैरिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। वो बेसिकली चेक करते हैं कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या होता है, जो होता है ना आपका ये आर्म और ये फोर आर्म, इसके दरमियान एक एंगल बन रहा होता है जिससे जो है ना ये आर्म और ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ये बेंट है। तो यहाँ पे जो एक एंगल बनता है 30 डिग्री, 13 यानी 13 डिग्री का जो है ना वो एंगल बनता है, ठीक है। यार ये पसीने ने एक मार्कर भी सिखा दिए। ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया अल्ना, और ये हो गया रेडियस, ठीक है। ये यूँ आ रहे होते हैं 13 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है, जो होता है ना मीडियल जो होता है ना फ्लैंक ऑफ ट्रोक्लिया, यहाँ पे जो है ना रेडियस के नीचे जो है ना ट्रोक्लिया होता है, इधर होता है कैपिचुलम होता है। ट्रोक्लिया जो होता है ना वो 6 mm जो होता है ना वो डीपर होता है, मतलब नीचे होता है, इस वजह से जो है ना वो बेंट हो जाते हैं बाजू। ये बीडी के अंदर आई थिंक लिखी भी हुई है ना ये कंडीशन, आपने वहीं से पढ़ लेनी है, उम्मीद है यहाँ से भी समझ आ जाएगी। जो मीडियल फ्लैंक ऑफ ट्रोक्लिया जो होता है ना, मीडियल फ्लैंक ऑफ ट्रोक्लिया जो पुलिस शेप्ड होता है ना यहाँ पे ह्यूमरस के बिल्कुल नीचे, वो जो होता है ना वो 6 सेंटीमीटर जो 6 mm है, ये सेंटीमीटर ये कंफर्म करना पड़ेगा, वो थोड़ा डीपर हो जाता है, जिसकी वजह से जब इसकी अटैचमेंट होनी है तो वो बोन थोड़ी सी ना टेढ़ी जुड़ती हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ये 13 डिग्री के एंगल बनाती हैं। क्यूबिटस वेल्गस और वेरस के अंदर कैसे डिफरेंस करना है, वेरस अगर वो 13 डिग्री से कम एंगल बने, मतलब ये वाला एंगल जो है ना वो 13 डिग्री से कम बाजू अंदर की तरह मुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं क्यूबिटस वेरस। अगर बाजू 13 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्यूबिटस वेरस। वेरस वैरा तो बाहर चला जा, मैंने तो यूँ याद किया हुआ, आप जैसे मर्ज़ी याद कर लें, ठीक है। तो वेलगस सॉरी, वेरस अंदर, वेलगस बाहर, वेलगस बाहर और वेरस वीरे अंदर आ जा, वही है वेरस। तो डिक्रीज इन एंगल और इंक्रीज इन एंगल वेलगस, डिक्रीज इन वेरस हो गया। पता नहीं क्यों इतना मैंने टाइम लगा दिया इसके ऊपर, सॉरी गाइस। उसके बाद रिस्ट जो है हैंड हो गया। अच्छा, इसका एक मीडियल फ्लैंक ऑफ ट्रोक्लिया जो होता है ना वो 6 mm डीपर होता है। इसके अलावा जो कोरोनाइड प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा ओब्लीक होता है, जिसकी वजह से अटैचमेंट में 13 डिग्री का एंगल मान जाता है। अब हैंड के ऊपर जो है ना रिस्ट जॉइंट और इंटरफ्लेंजल जॉइंट, मतलब ये जो थे ना रिस्ट जॉइंट, ये जिसे हम कहते हैं एलिप्साइडल जॉइंट और इंटरफ्लेंजल जॉइंट, ये यहाँ पे जो है ना वो आर्थराइटिस बहुत कॉमनली होता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है, रियोमाटाइड आर्थराइटिस होगा। गेंग्लियोनिक सिस्ट स्वेलिंग कंटेनिंग म्यूसिनस फ्लूइड होता है, रिजल्ट फ्रॉम म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ साइनोवियल शीथ हो गया, अराउंड द टेंडन हो गया। अब फ्लैक्शन मेक दी सिस्ट इन लार्ज हो गया एंड मेक इट पेनफुल हो गया। इट अकर ऑन रिस्ट डार्सम ऑफ द डिस्टल अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्बाइड टेंडन हो गया। थर्ड मेटाकार्बिड कैन कंप्रेस द मीडियन नर्व काजिंग पेन हो गया। कह रहा है कि एक गैंग्लियोनिक सिस्ट स्वेलिंग होती है म्यूकॉइड फ्लूइड की, रिजल्ट इन म्यूकॉइड डिजनरेशन साइनोवियल फ्लूइड अराउंड द टेंडन, मतलब टेंडन के नीचे जो होता है ना साइनोवियल एक फ्लूइड शीट्स होती है, उसकी जो है ना वो म्यूकॉइड डिजनरेशन हो जाती है। उसकी वजह से एक सिस्ट होती है जिसे हम गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते हैं। इट मेक्स सिस्ट इन लार्ज होता है, पेनफुल होती है। ये रिस्ट ऑन डार्सम ऑफ डिस्टल अटैचमेंट ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवस, यानी यहाँ पे कोई एक टेंडन होगा, इसके नीचे जो होती है ना वो यहाँ से गुजर आता है ना वो रिस्ट जॉइंट से, तो यहाँ पे हमें एक गैंग्लियोनिटिक सिस्ट मिलती है म्यूकॉइड डिजनरेशन की, वो पेनफुल होती है। अब यहाँ से जो है ना कुछ जो मीडियन नर्व इधर से भी गुजर रही है, लेकिन कुछ उसके कंपार्टमेंट यहाँ से आ रहे हैं पीछे से, हाँ नहीं पीछे से तो रेडियस आती है, यहीं से जो है ना वो गैंग्लियोनिटिक सिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मीडियन नर्व जो आगे से जा रही थी ना फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे से, उसको भी कंप्रेस कर देती है, यही बात कर रहा है। अब नेक्स्ट डी क्वेरियन टेनोसाइनोवाइटिस, ये एक ना MCQs के अंदर अमूमन आया हुआ होता है। इसके अंदर एबडक्टर एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेवस, एबडक्टर पॉलिसीज APL और EPB, ये आपने याद है। साइनोवियल इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल लाइनिंग, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेवस और एबडक्टर पॉलिसीज लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेवस, एबडक्टर पॉलिसीज लॉन्गस। पॉलिसीज का जहाँ भी लफ्ज़ आए ना तो ये होता है ये थंब होता है। एबडक्टर पॉलिसीज लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेवस। इन टेंडन के दरमियान अगर इन्फ्लामेशन में तो हम इसे कहते हैं डी क्वेरियन टेनोसाइनोवाइटिस। अब क्यूरवेरियन हो गया। अच्छा, बुल राइडर थंब होता है। बुल राइडर थंब क्या होता है, स्प्रेन रेडियल कोलेटरल लिगामेंट एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द थंब हो गया। मतलब अगर जो होते हैं ना वो जो बुल राइडर होते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, आपने अक्सर वो गेम देखी होगी जिसके अंदर ना वो बैल के ऊपर बैठ के वो छलांगे बैल लगाता है, जो जितनी देर ऊपर बैठा रहा वो जीत जाता है।
बुल राइडर क्या करते हैं, वो यूँ करके पता नहीं कोई रस्सी सी अपने अंगूठे के साथ एक वो उन्होंने बांधी होती है यूँ करके। अब जब बैल कूदता है ना तो वो रस्सी जो है ना वो खींची जाती है, वही बात कर रहा है, वहीं से नाम निकले इसका बुल राइडर। मतलब स्प्रेन और रेडियल कोलेटरल, मतलब ये वाला जो रेडियल कोलेटरल इसके ऊपर यूँ स्प्रेन पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, देखिए जिस तरह ये पड़ा हुआ है। रेडियल एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल फेलेक्स ऑफ थंब, मतलब यहाँ पे जो प्रोक्सिमल फेलेक्स है ना इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रेन पड़ता है, और इसकी जो है ना वो ब्लड सप्लाई भी कट जाती है और नर्व सप्लाई भी है ना वो भी मुतासर। यहाँ पे जो है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होती है ना वो भी थोड़े से कट छट जाते हैं। उसके बाद स्कैर्स थंब या गेम कीपर थंब, हमें पता है जो क्रिकेट गेम के या फिर एक जो होती है ना बेस बॉल, उसके पीछे जो है ना कीपर यूँ करके खड़ा होता है बॉल पकड़ने के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे जो है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट फर्स्ट मेटाकार्पल, मतलब फर्स्ट मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ये मेटाकार्पल है ये फेलेंजियल, ये वाला जो जॉइंट है ना इसकी वो बात कर रहा है। हाइपर एबडक्शन एट मेटाकार्पल, मतलब यूँ जो यहाँ से देखिए ना, ये सपोज करें ये गेंद आई है, गेम कीपर थंब यूँ लगेगा और ये यूँ इसको पीछे गेंद ले जाएगी। यहाँ से जो है ना ये वाला जो जॉइंट है ना रैप्चर कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ पे जो मीडियल कोलेटरल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हमने जॉइंट के अंदर देखे हैं ना वो जो है ना वो दोनों ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि इतना हाइपर एबडक्शन हो गया ना पीछे की तरफ। बुल राइडर में सिर्फ रेडियल कोलेटर था, ये गेम कीपर में या साइकिल के अंदर वो मतलब जो बर्फ़ के ऊपर जो है ना आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं ना उनके वो हाथों में छड़ी होती है, वही छड़ी जो है ना वो इतनी जब कहीं फंस जाते हैं तो वो इतनी ज़ोर से मारते हैं ना वो हाइपर एबडक्शन अब थंब हो जाती है। एबडक्शन ये है ना, एडक्शन एबडक्शन हो गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन हो गया, और सरकमडक्शन ये था ना, तो हाइपर एबडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से ये जो जॉइंट है ना इसके और इसके जो है ना कोलेटरल लिगामेंट वो ब्रेक हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ तक जो है ना वो जॉइंट्स कंप्लीट हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जल्दी जितनी जल्दी से मैं बोल रहा हूँ ना पता नहीं आपको समझ आएगी नहीं। और प्लीज़ अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर लिया करें। मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, आप अपने पहले इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, उसके बाद जो है ना वो साइड पे क्लिक करेंगे तो 3 जो है ना डॉट्स नज़र आते हैं, वहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो क्वालिटी आती है ये रेजोल्यूशन के नाम से। वहाँ पे रेजोल्यूशन जो है ना मैक्सिमम नीचे नीचे जो है ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 1080p या 720p जो भी मैक्सिमम होना वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो इंशाल्लाह क्लियर नज़र आएगी। होप सो आपको मज़ा आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे बता सकते हैं, आई विल बी ग्लैड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।